मैंने जब दोबारा प्रलय महाविनाश से पहले के समय में वापसी की तो सबसे पहला काम यही किया कि अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके 10 साल से बंद पड़े एक भूमिगत शॉपिंग मॉल को खरीद लिया। सबने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, यहाँ तक कि ब्रोकर भी मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैं बेवकूफ हूँ। निर्माण टीम का मुखिया उस अंधेरे प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होकर भी खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, बॉस इस भूतिया जगह में तो चूहे भी रहना नहीं चाहते, आपने इसे खरीदा ही क्यों? मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता था कि 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। उस समय पूरी दुनिया पर एक भयंकर बर्फबारी छा जाएगी, लेकिन वह साधारण बर्फ नहीं होगी। उस बर्फ में एक अज्ञात रोगाणु होगा। यदि वह खुली त्वचा को छू ले या घाव, नाक अथवा मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाए तो हल्के मामलों में तेज बुखार और बेहोशी होगी, जबकि गंभीर मामलों में इंसान पूरी तरह अपनी चेतना खो देगा और केवल जीवित लोगों पर हमला करने वाला संक्रमित बन जाएगा। और यह तो प्रलय की सिर्फ शुरुआत होगी। बर्फ गिरने के बाद पूरी दुनिया का तापमान लगातार गिरता जाएगा, -30 डिग्री, फिर -50 डिग्री और अंत में -80 डिग्री से भी नीचे स्थिर हो जाएगा। इसके बाद बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी, संचार पूरी तरह बंद हो जाएगा और शहरों की हीटिंग व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जो धरती कभी चहल पहल से भरी रहती थी वह कुछ ही दिनों में नरक बन जाएगी। उस समय पैसे बेकार कागज बन जाएंगे, सोने की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। असल में इंसान की जान बचाने वाली चीजें होंगी, गर्म पानी, भोजन, दवाइयाँ और ईंधन। एक कप गर्म पानी के बदले सोने की अंगूठी मिल सकती थी। एक बिस्कुट की टिकिया के लिए कभी घमंड से जीने वाले लोग अपनी सारी इज्जत छोड़ देते और कोयले की एक बोरी तो पूरी इमारत के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती। और यह भूमिगत शॉपिंग मॉल, जिसे आज हर कोई बेकार समझ रहा था, पूरे शहर का आखिरी शरण स्थल बनने वाला था। पिछले जन्म में मैं बर्फ गिरने के 6 महीने बाद मर गया था। उस समय मैं अपनी मंगेतर लिंग यूएवेई की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा चुका था। मैंने अपना आखिरी गर्म कपड़ा उसे दे दिया, आखिरी कटोरी गर्म सूप भी उसी को पिला दी, यहाँ तक कि उसके लिए बुखार की दवा लाने के लिए मैं बर्फीले तूफान में 3 किलोमीटर पैदल चला था। लेकिन आखिर में उसी ने अपने हाथों से सुरक्षित ठिकाने का दरवाजा खोल दिया और मेरे 6 महीने से छिपाकर रखे सारे सामान का पता झो यान को बता दिया। उस रात झो यान लगभग 10 से अधिक बचे हुए लोगों को लेकर मेरे सुरक्षित ठिकाने में घुस आया। उन्होंने मेरा खाना छीन लिया, मेरी दवाइयाँ छीन ली और मेरे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। जबकि लिंग यूएवेई मेरी जान की बाजी लगाकर लाए गए गर्म कपड़े पहनकर झो यान के पीछे खड़ी थी और मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। लू चेन, मुझे दोष मत दो, सामान इतना ही है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकती। इतना कहकर उसने मुझे बाहर धक्का दे दिया। -80 डिग्री से भी कम तापमान वाली बर्फ मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैं तुरंत नहीं मरा। मैंने अंदर से डिब्बा बंद खाना खोलने की आवाजें सुनी। मैंने जो यान को हंसते हुए कहते सुना, ऐसा निकम्मा आदमी अब तक जिंदा रहा, यही उसकी किस्मत थी। लिंग यूएवेई ने उसका विरोध नहीं किया, वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी पल मुझे समझ आया कि इस दुनिया में सबसे ठंडी चीज बर्फ नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं प्रलय आने से ठीक 7 दिन पहले लौट चुका था। मोबाइल की स्क्रीन पर अब भी लिंग यूएवेई का संदेश दिखाई दे रहा था। लू चेन, मेरी माँ ने कहा है कि शादी के लिए सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। पहले घर मेरे नाम कर दो, वैसे भी हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। इतनी सी ईमानदारी भी नहीं दिखा सकते क्या? इन शब्दों को देखकर मैंने मोबाइल उल्टा रख दिया। पिछले जन्म में मैंने उसी की तथाकथित सुरक्षा के लिए अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर उसके नाम कर दिया था, लेकिन प्रलय आने के बाद उसी घर को उसने सौदेबाजी का साधन बनाकर झो यान की सुरक्षा हासिल कर ली। इस जन्म में भी वह मेरा घर चाहती है। सपने देखती रहे। मैं तुरंत संपत्ति के कागज लेकर बैंक पहुंचा। 3 घंटे बाद घर गिरवी रखकर आरण मिल गया। उसके बाद मैंने अपने सारे शेयर और म्यूचुअल फंड बेच दिए। माता पिता की छोड़ी हुई कई दुकानें भी बेच दी। कार और सारी कीमती संग्रहित वस्तुएं भी कम दाम पर बेच डाली। आखिरकार मेरे हाथ में कुल 8 करोड़ से अधिक रुपए आ गए। लेकिन मैंने तुरंत सामान खरीदना शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि चाहे कितना भी सामान क्यों न हो, अगर उसे सुरक्षित रखने की जगह नहीं है तो वह अंत में किसी और के काम आएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने उस भूमिगत शॉपिंग मॉल के मालिक से संपर्क किया। पिछले जन्म में ही मैंने उसकी संपत्ति की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उस पर कोई गिरवी नहीं थी, कोई कर्ज का विवाद नहीं था, न ही मालिकाना हक को लेकर कोई कानूनी झगड़ा था। उसकी एकमात्र समस्या यह थी कि उसकी जगह बहुत सुनसान थी और वह बहुत वर्षों से खाली पड़ा था, इसलिए कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। वह जगह 10 साल पहले एक भूमिगत बाजार के रूप में बनाई गई थी, लेकिन कारोबार न चलने के कारण वह हमेशा के लिए बंद हो गई। ऊपर का प्रवेश द्वार टूट फूट चुका था, नीचे नमी और अंधेरा था, आसपास भी लोगों की आवाजाही नहीं थी। दूसरों की नजर में वह सिर्फ एक बेकार बोझ था, लेकिन मैं जानता था कि उसके नीचे 3 मंजिलें थीं। मुख्य ढांचा बेहद मजबूत था, वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह मौजूद था, वहाँ एक स्वतंत्र पानी का कुआं भी था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे मूल रूप से नागरिक सुरक्षा बंकर के रूप में बनाया गया था। उसका मुख्य ढांचा, वेंटिलेशन पाइपलाइन, जल निकासी प्रणाली और कुछ बैकअप बिजली की लाइनें अब भी सुरक्षित थीं। मुझे उसे शून्य से बनाने की जरूरत नहीं थी, बस उसे बंद करना, मजबूत बनाना और फिर से चालू करना था। थोड़े से बदलाव के बाद वह प्राकृतिक रूप से एक आदर्श प्रलय किला बन सकता था। जैसे ही मालिक ने सुना कि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, उसकी आंखें चमक उठी। युवक
दीपक, क्या तुम सच में उस भूतिया जगह को खरीदना चाहते हो? हाँ, जब यह बना था तब इस पर 5 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ था। अगर तुम सच में लेना चाहते हो तो 8 करोड़ नहीं, 8 मिलियन युआन में मैं पूरी संपत्ति और भूमिगत पार्किंग सहित तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा 5.8 मिलियन युआन। मालिक एक पल के लिए चौंक गया। मैंने आगे कहा, आज ही अनुबंध होगा, आज ही पूरा भुगतान कर दूंगा। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जोर से अपनी जांघ थपथपाई। सौदा पक्का। उसके लिए वह भूमिगत शॉपिंग मॉल पिछले 10 सालों से एक बोझ बन चुका था। हर साल उसका रखरखाव और दूसरे खर्च उसके गले की हड्डी बने हुए थे। अब जब कोई उसे खरीदने को तैयार था तो वह तो मानो उसी रात कागज मेरे हाथ में थमाना चाहता था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैंने तुरंत 5.8 मिलियन युआन का भुगतान कर दिया। मालिक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मूर्ख हूँ, लेकिन उसे क्या पता था 7 दिन बाद 5.8 मिलियन युआन तो दूर, अगर कोई मुझे पूरे शहर के बीचों बीच बनी एक गगनचुंबी इमारत भी दे देता तब भी मैं इस भूमिगत शॉपिंग मॉल को नहीं छोड़ता। अनुबंध पूरा होते ही मैंने तुरंत एक निर्माण टीम बुला ली। मेरी केवल एक ही शर्त थी, 7 दिनों के भीतर इस भूमिगत शॉपिंग मॉल को एक असली प्रलय किले में बदल देना। मैंने योजना बनाई, भूतल प्रवेश स्तर को ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र और रक्षा बफर जोन में बदला जाए। भूमिगत दूसरी मंजिल को भंडारण क्षेत्र, कोल्ड स्टोरेज और चिकित्सा गोदाम में बदला जाए। भूमिगत तीसरी मंजिल को रहने के क्षेत्र में बदला जाए। प्रवेश द्वार पर 3 मिश्र धातु एलॉय के दंगारोधी दरवाजे लगाए जाए। सभी मार्गों पर अलगाव बैरियर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाले दरवाजे लगाए जाए। सभी खुले हुए खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाए। हवा निकालने वाले सभी वेंट पर फिल्टर सिस्टम और सुरक्षा अवरोधक लगाए जाए। निगरानी कैमरे हर एक अंधे कोने को कवर करें। निर्माण टीम के मुखिया ने मेरी सारी मांगे सुनने के बाद चेहरा हरा पड़ गया। बॉस, आप शॉपिंग मॉल की मरम्मत करवा रहे हैं या कोई शरण स्थल बना रहे हैं? मैंने उसकी ओर देखा। पैसे काफी हैं? काफी, बहुत ज्यादा हैं। अगर पैसे पूरे मिलें तो शरण स्थल क्या, मैं आपके लिए पूरा भूमिगत महल भी बना दूं। मैंने उसी समय 50 लाख की अग्रिम राशि दे दी। मोबाइल पर पैसे आने का संदेश देखते ही उसके चेहरे का संदेह तुरंत उत्साह में बदल गया। बॉस, निश्चिंत रहिए, 7 दिनों के भीतर काम पूरा करके दूंगा। भूमिगत किले के निर्माण की व्यवस्था करने के बाद मैंने असली खरीदारी शुरू की। खाने की चीजें, पीने का पानी, रोजमर्रा का सामान, ईंधन, ठंड से बचाने वाला सामान, जान बचाने वाली चीजें, प्रलय में जिसकी भी जरूरत पड़ सकती थी मैं सब कुछ खरीद रहा था। ईंधन गुप्त रूप से खरीदा, दवाइयाँ गुप्त रूप से जमा की, भोजन अलग अलग गोदामों में इकट्ठा किया, दरवाजे, निगरानी प्रणाली और सुरक्षा उपकरण सब कुछ सर्वोच्च स्तर का लगाया। खास तौर पर नमक, एंटीबायोटिक, बुखार की दवा और कीटाणुनाशक सामग्री। 7 दिन बाद नमक का एक छोटा पैकेट भी अनगिनत लोगों को लड़ने पर मजबूर कर देगा। एंटीबायोटिक की एक डिब्बी प्रलय में दूसरी जिंदगी के बराबर होगी। मैंने सुपरमार्केट के रद्द किए गए ऑर्डरों का जमे हुए मांस का बड़ा स्टॉक खरीद लिया। बीफ, मेमने की पसलियां, चिकन लेग, झींगे और तरह तरह के फ्रोजन फूड, सभी के पास वैध प्रमाण थे। बस ऑर्डर रद्द होने की वजह से वे कोल्ड स्टोरेज में जगह घेर रहे थे। प्रभारी ने देखा कि मैं एक ही बार में 20 ट्रकों का माल खरीद रहा हूँ तो उसकी आंखें चमक उठी। भाई, क्या आप सचमुच यह सब खरीद रहे हैं? हाँ, इतना सारा सामान, आपके पास इसे रखने की जगह है? मैंने सिर हिलाया। कोल्ड स्टोरेज पहले से तैयार है। उसे क्या पता था, उसके लिए यह केवल स्टॉक खाली करना था, लेकिन मेरे लिए यह आने वाले कई वर्षों की जिंदगी थी। बर्फ गिरने के बाद शहर की बिजली चली जाएगी, सुपरमार्केट लूट लिए जाएंगे, सारी लॉजिस्टिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। उस समय आधा किलो जमे हुए मांस के लिए भी लोग जान देने को तैयार होंगे। रात 8 बजे 20 रेफ्रिजरेटेड ट्रक एक एक करके भूमिगत शॉपिंग मॉल में पहुंचे। बीफ, मेमने की पसलियां, चिकन लेग, झींगे और फ्रोजन फूड के डिब्बे लगातार कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाए जाने लगे। निर्माण टीम के लोग यह सब देखकर दंग रह गए। टीम लीडर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, बॉस, क्या आप कोई बड़ा सुपरमार्केट खोलने वाले हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रलय के बाद कोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा लूटे जाने वाली जगह बनेगा और मेरे पैरों के नीचे बना यह भूमिगत किला पूरे शहर की सबसे सुरक्षित जगह होगा। अगले कुछ दिनों में पहले का ठंडा और सीलन भरा भूमिगत शॉपिंग मॉल पूरी तरह बदल गया। ऊर्जा क्षेत्र, भंडारण क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और रहने का क्षेत्र पूरी तरह अलग अलग तैयार हो गए। डीजल जनरेटर, बैटरी बैंक और ईंधन भंडारण स्वतंत्र बिजली लाइन से जोड़ दिए गए। चाहे पूरे शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाए, यहाँ बिजली सामान्य रूप से चलती रहेगी। भूमिगत तीसरी मंजिल का रहने वाला हिस्सा भी मेरी इच्छा के अनुसार पूरी तरह तैयार हो गया। शयन कक्ष, रसोई, चिकित्सा कक्ष, जिम, निगरानी कक्ष, रोपण कक्ष, सब कुछ मौजूद था। जल पुनर्चक्रण प्रणाली और वायु शुद्धिकरण प्रणाली सामान्य रूप से चल रही थी। यहाँ तक कि एक छोटा सा निजी थिएटर भी बना हुआ था। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, मैं आराम से जिंदा रहना चाहता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत कष्ट झेले थे। फफूंद लगी रोटी, बर्फ जैसी जमी हुई गंदी पानी, दूसरों के छोड़े हुए बचे खुचे खाने, उन चीजों को मैं इस जन्म में फिर कभी छूना नहीं चाहता था। उलटी गिनती के आखिरी दिन की रात निर्माण टीम ने आखिरी दंगारोधी दरवाजा भी लगा दिया। टीम लीडर ने भारी दरवाजे पर हाथ मारा और गर्व से बोला, लो बॉस, इस दरवाजे की चिंता मत कीजिए। आम आदमी तो क्या, अगर कोई कार से भी टक्कर मार दे तब भी यह नहीं टूटेगा। मैंने उस भारी मिश्र धातु के दरवाजे को देखा और संतोष से सिर हिलाया। कार से तो यह सचमुच नहीं टूटेगा, लेकिन आज रात के बाद इसे टक्कर मारने वाले शायद कारें नहीं
होंगी। बाकी भुगतान करने के बाद पूरी निर्माण टीम चली गई। भारी दंगारोधी दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। टक, पूरे भूमिगत शॉपिंग मॉल का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया। मैं निगरानी कक्ष में खड़ा था। मेरे सामने दर्जनों स्क्रीन एक साथ जल उठी। मुख्य प्रवेश द्वार, आपातकालीन मार्ग, वेंटिलेशन आउटलेट, भूमिगत पार्किंग और आसपास की कई सड़कें। मैंने पहले ही छिपे हुए कैमरे, सड़क के लैंप, छोड़े हुए बिजली के खंभों और विज्ञापन बोर्डों के पीछे लगवा दिए थे। पास की कई दुकानों के निगरानी कैमरों की फीड भी मैंने पैसे देकर पहले ही अपने सिस्टम से जोड़ ली थी। इस समय सारी तस्वीरें बिल्कुल साफ मेरे सामने दिखाई दे रही थी। भूमिगत किला पूरी तरह तैयार हो चुका था। सारी सामग्री भी पूरी तरह अंदर पहुंच चुकी थी। भूमिगत दूसरी मंजिल के गोदामों में एक के बाद एक रैक रोशनी के नीचे शांत खड़े थे। अनाज, डिब्बा बंद भोजन, कंप्रेस्ड फूड, दवाइयां, औजार, सुरक्षा सूट और आपातकालीन उपकरण, सब कुछ अलग अलग क्षेत्रों में सील करके रखा गया था। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक और यांत्रिक लॉक दोनों लगे हुए थे। स्वचालित प्रणाली, रक्षा प्रणाली, सब कुछ पूरी तरह तैयार था। उसी समय मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम दिखाई दिया, लिंग यूएवी। कॉल उठाते ही उसकी अधीर आवाज सुनाई दी। लू चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें इतने संदेश भेजे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी माँ ने साफ कहा है, अगर घर मेरे नाम नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। और मैंने जो यान से सुना है कि तुमने घर गिरवी रख दिया है। क्या तुम पागल हो गए हो? वह तो हमारा होने वाला वैवाहिक घर था। मैंने शांत स्वर में कहा, लिंग यूएवी, वह घर मेरे माँ बाप की निशानी है। उसका तुमसे क्या संबंध है? उसकी आवाज तुरंत तीखी हो गई। लू चेन, क्या अब तुम मुझसे हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। एक आदमी होकर तुम मुझे अपना घर तक नहीं दे सकते और कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। अगर ये पिछले जन्म वाला मैं होता तो यह सुनकर तुरंत माफी मांगता, समझाता, उसे मनाता और अपनी बची हुई आखिरी इज्जत भी कुचल देता। लेकिन अब मुझे यह सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। मैंने कहा, लिंग यूएवी, तुम्हें सुरक्षा चाहिए ना? उसकी आवाज कुछ नरम हुई। हाँ, अब बात बनी तो कल। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तो जो यान के पास चली जाओ, वह तुम्हें ज्यादा सुरक्षा देगा। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद वह गुस्से से चिल्लाई, लू चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? यकीन करो, मैं अभी इसी वक्त शादी रद्द कर दूंगी। मैंने शांत स्वर में कहा, रद्द कर दो और अपनी माँ से भी कह देना कि दहेज के लिए जो पैसे देने थे वे भी मत देना। हाँ, शादी की तस्वीरों का आधा खर्च याद से मुझे वापस कर देना। इतना कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। अगले ही पल लिंग यूएवी के संदेश लगातार आने लगे। लू चेन, अब तुम्हारा काम खत्म। अगर अभी माफी मांग लो तो अभी भी देर नहीं हुई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पीछे बहुत लड़के पड़े हैं। जो यान तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। बाद में पछताना मत। मैंने आखिरी संदेश देखा, फिर मोबाइल बंद कर दिया। पछताना? 7 दिन बाद पछताने वाले तुम लोग होगे। रात के ठीक 12 बजे बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। मैं निगरानी स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। सड़क पर लोग अब भी हंसते बोलते घूम रहे थे। डिलीवरी बॉय अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर तेजी से निकल रहे थे। किराने की दुकानें अब भी रोशनी से जगमगा रही थी। बारबेक्यू की दुकानों से गर्म धुआं उठ रहा था। पूरा शहर अब भी एक साधारण और शांत रात में डूबा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि उलटी गिनती समाप्त हो चुकी है। रात 12:01 पर आसमान से पहली बर्फ की फुहार धीरे धीरे नीचे उतरी। वह सड़क किनारे खड़े एक आदमी के खुले हाथ की पीठ पर आकर गिरी। उसने ठंड से कांपते हुए हाथ झटका। ये कैसा मौसम है? अचानक बर्फ कैसे गिरने लगी? मैंने हाई डेफिनेशन कैमरे की तस्वीर झूम की। अगले ही पल उसकी हरकतें रुक गईं। उसकी त्वचा पर असामान्य नसों जैसे निशान उभरने लगे। उसकी आंखों की चमक बिखरने लगी। गले से दबी हुई घरघराहट निकलने लगी। फिर वह अचानक अपने पास खड़े राहगीर पर टूट पड़ा। सड़क पर चीखें गूंज उठी। बर्फ लगातार तेज होती गई। पूरी सड़क अराजकता में डूब गई। कोई अपने शरीर से बर्फ झाड़ने की कोशिश कर रहा था। कोई जान बचाकर भाग रहा था। कोई भागकर सुविधा स्टोर में घुसना चाहता था, लेकिन दरवाजा पहले ही लोगों से भर चुका था। कुछ ही मिनटों में पूरी सड़क नियंत्रण से बाहर हो गई। निगरानी कैमरे की तस्वीरें जोर जोर से हिलने लगी। बर्फ पर जल्द ही सिर्फ बिखरे हुए पैरों के निशान और चमकते लाल खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उसी पल पूरा शहर सचमुच अंधकार में डूब गया और मैं गर्म भूमिगत किले के भीतर बैठा था। मेरे सामने अभी अभी बनी हुई गर्मा गर्म बीफ नूडल्स की कटोरी रखी थी। सूप से भाप उठ रही थी। बीफ बिल्कुल नरम था। हवा में हल्की सी हरे प्याज की खुशबू फैली हुई थी। मैं निगरानी स्क्रीन पर फैली हुई अफरा तफरी देख रहा था। मेरे मन में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक भारी एहसास था। प्रलय सचमुच शुरू हो चुका था। मैंने तुरंत निगरानी बंद नहीं की, क्योंकि मैं जानता था असल अराजकता तो अभी शुरू हुई थी। शुरुआती 10 मिनट तक ज्यादातर लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक अचानक आई प्राकृतिक आपदा है, कोई असामान्य मौसम या कोई अस्थायी दुर्घटना। लेकिन 20 मिनट बाद पहली खेप के संक्रमित पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। उन्हें न ठंड का एहसास था, न दर्द का, न कोई समझबूझ बची थी। उन्हें बस जहां किसी जीवित इंसान की आवाज सुनाई देती, वे उसी दिशा में दौड़ पड़ते। निगरानी स्क्रीन पर पूरे शहर की रोशनियां एक एक करके बुझने लगीं। आखिर में सिर्फ बर्फीला तूफान और दूर दूर से आती चीखें ही बचीं। शहर का संचार तंत्र अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। कुछ मोबाइल टावर बैकअप बिजली के सहारे किसी तरह चल रहे थे। सिग्नल कभी आता कभी चला जाता। किसी को नहीं पता था कि यह और कितनी देर टिकेगा। इसी वजह से जन्मदिन वाले ग्रुप में लगातार संदेश आने लगे। बाहर क्या हो रहा है? अचानक बर्फ क्यों गिर रही है? लोग पागल हो गए हैं।
सब कुछ बर्बाद हो गया, जल्दी पुलिस को फोन करो। पुलिस का फोन नहीं लग रहा। लू चेन, क्या तुम्हें कुछ पता है? यह संदेश झो यान ने भेजा था। वह पहले जैसी ही थी। खतरा आते ही सबसे पहले जिम्मेदारी लेने के बजाय किसी और को ढूंढना उसकी आदत थी। उसके तुरंत बाद लिंग यूएवेई का वॉइस कॉल आया। मैंने नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया, मैंने फिर भी नहीं उठाया। लगातार 5 मिस्ड कॉल के बाद उसने संदेश भेजा, लू चेन तुम कहाँ हो? बाहर कुछ बहुत बुरा हो गया है, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। मैं जिन्हें होटल में हूँ, बाहर बहुत सारे पागल लोग हैं। सुन रहे हो ना? मैंने स्क्रीन की ओर शांत नजर से देखा। जिन्हें होटल, पिछले जन्म की तरह उसकी जन्मदिन की पार्टी वहीं हो रही थी। बस इस जन्म में मैं वहाँ नहीं गया। मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखकर भेजे, फुर्सत नहीं। संदेश भेजते ही लिंग यूएवेई ने लगभग उसी पल जवाब दिया, लू चेन तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। इतना खतरा है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं। क्या तुम आदमी भी हो? हालांकि प्रलय शुरू हो चुका था, फिर भी उसे यही लगता था कि पहले की तरह मैं उसकी एक आवाज पर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने पहुंच जाऊंगा। मैंने जवाब दिया, शादी पहले ही रद्द हो चुकी है, अब तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। कुछ पल तक वहाँ सन्नाटा रहा, फिर उसके संदेश लगातार आने लगे। लू चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या अभी रूठने का समय है? बाहर सचमुच बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। अगर तुम आ गए तो आज तुम्हारे व्यवहार को मैं माफ कर दूंगी। यह पढ़कर मैं लगभग हंस पड़ा। मुझे माफ करेगी? अब भी उसे यही लगता था कि वह मुझ पर कोई एहसान कर रही है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे बाहरी निगरानी कैमरों की फाइट खोल दी। उनमें से एक कैमरा ठीक जिन्हें होटल के सामने वाली सड़क दिखा रहा था। तस्वीर थोड़ी अटक रही थी, लेकिन देखने के लिए काफी थी। होटल के सामने पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। कई गाड़ियां आपस में टकराई हुई थी। कांच का मुख्य दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था। लॉबी में लोगों की भीड़ भरी हुई थी। कुछ बाहर भागना चाहते थे, कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही मैंने दूसरी मंजिल के बैंक्वेट हॉल की खिड़की पर लिंग यूएवेई को देखा। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसका सुंदर मेकअप आंसुओं से पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह हाथ में मोबाइल पकड़े रो रही थी और बार बार बाहर झांक रही थी। उसके पास जो यान दरवाजा थामे खड़ा था। उनके कुछ साझा दोस्त भी वहाँ थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पिछले जन्म में जब मुझे शरण स्थल से बाहर धक्का दिया गया था, इनमें से एक भी व्यक्ति मेरे पक्ष में नहीं बोला था। अब आखिरकार उनकी बारी आ चुकी थी। मैंने ग्रुप चैट बंद कर दी और भूमिगत किले की सभी प्रणालियों की जांच शुरू कर दी। बिजली सामान्य, हीटिंग सामान्य, वायु शुद्धिकरण सामान्य, पानी की आपूर्ति सामान्य, बाहरी निगरानी सामान्य। तीनों दंगारोधी दरवाजे पूरी तरह लॉक थे। भूमिगत पहली मंजिल के ऊर्जा कक्ष में डीजल जनरेटर अपने आप चालू हो चुका था। उसकी धीमी गूंज मोटी दीवारों के पार से सुनाई दे रही थी, मानो किसी स्थिर धड़कते दिल की आवाज हो। भीतर का तापमान 24 डिग्री, बाहर का तापमान -36 डिग्री, और यह आंकड़ा लगातार नीचे जा रहा था। मैं जानता था आज दोपहर तक बाहर इतनी ठंड हो जाएगी कि गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं होंगी। असल प्राणघातक ठंड अभी आनी बाकी थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तब सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने सबसे पहले निगरानी स्क्रीन चालू की। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पूरा शहर मोटी बर्फ से ढक गया था। सड़कों पर टूटी हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। सड़क किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड जमकर फट चुके थे और आधे टूटकर हवा में लटक रहे थे। सुविधा स्टोर के बाहर पूरी तरह तबाही मची हुई थी। कुछ संक्रमित बर्फ में धीरे धीरे घूम रहे थे। जैसे ही उन्हें कोई आवाज सुनाई देती, वे तुरंत सिर उठाकर जीवित इंसानों की दिशा खोजने लगते। मैंने बाहर का तापमान देखा, -72 डिग्री। पिछले जन्म की तुलना में इस बार तापमान और भी तेजी से गिर रहा था। उसी समय भूमिगत किले की बाहरी संचार प्रणाली ने अचानक चेतावनी की आवाज दी। कोई भूमिगत शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। मैंने तुरंत निगरानी स्क्रीन खोली। 3 आदमी मोटी रजाइयां लपेटे हुए, चेहरे पर मफलर बांधे, हाथ बाजुओं के भीतर छिपाए, बस आंखें दिखाई दे रही थीं। वे बर्फीले तूफान से लड़ते हुए लड़खड़ाते कदमों से प्रवेश द्वार तक पहुंचे। उनमें से एक को मैं पहचानता था। वह पास की सोसाइटी का प्रॉपर्टी मैनेजर वांग हाई था। पिछले जन्म में प्रलय की शुरुआत में उसने आसपास की कई सोसाइटियों के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया था। ऊपर से वह एक दूसरे की मदद करने का नाटक करता था, लेकिन छिपकर वह बहुत से लोगों का सामान लूट लेता था। ऐसे लोग संक्रमितों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस समय वांग हाई भूमिगत शॉपिंग मॉल के बाहर लगे लोहे के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। कोई है? दरवाजा खोलो, हम ठंड से मर जाएंगे। अंदर कोई है क्या? हमें अंदर आने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप निगरानी स्क्रीन देखता रहा। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वांग हाई का चेहरा तुरंत बदल गया। वह जोर से चिल्लाया, मुझे पता है अंदर कोई है। कुछ दिन पहले तक यहाँ लगातार निर्माण का काम चल रहा था। जल्दी दरवाजा खोलो। अब यह असाधारण समय है, संसाधनों को सबके साथ साझा करना चाहिए। यह सुनते ही मैंने बाहरी प्रसारण प्रणाली चालू कर दी। जज हल्की विद्युत ध्वनि के साथ मेरी आवाज बाहर लगे लाउडस्पीकर से गूंज उठी। क्यों? वांग हाई ने सिर उठाकर कैमरे की ओर देखा। तुम कौन हो? फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया। अरे तुम वही बेवकूफ हो जिसने कुछ दिन पहले यह भूमिगत शॉपिंग मॉल खरीदा था। मैंने शांत स्वर में पूछा। अभी तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? वांग हाई का चेहरा तमतमा गया। उसके साथ खड़े 2 आदमियों ने दरवाजे के ऊपर लगे कैमरे की ओर देखा, फिर उस भारी दंगारोधी दरवाजे को देखा। उनकी आंखों का भाव तुरंत बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि इस जगह को पहले ही पूरी तरह मजबूत बनाया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ सामान पहुँचाया जा रहा था। वांग हाई ने
तुरंत अपना लहजा बदल लिया। भाई लू, हम सब आसपास के ही लोग हैं, बाहर इतना खतरा है, तुम हमें यूं मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। पहले हमें अंदर आने दो ताकि थोड़ा गर्म हो सके। चिंता मत करो, हम मुफ्त में नहीं रहेंगे, आगे चलकर हम सब मिलकर इस जगह की रक्षा करेंगे। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। पूर्व की ओर 300 मीटर पर एक सामुदायिक अस्पताल है। वहाँ दीवारें ज्यादा मजबूत हैं और कई दरवाजे हैं, कुछ समय तक हवा से बच सकते हो। उत्तर की ओर 500 मीटर पर एक भूमिगत पार्किंग है, उसका प्रवेश द्वार यहाँ से ज्यादा आसान है। अगर अभी चले जाओ तो अब भी मौका है, अगर यही दरवाजा पीटते रहे तो सिर्फ संक्रमितों को अपनी ओर बुलाओगे। लेकिन वांग हाई ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कैमरे की ओर उंगली दिखाकर गाली देते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम बस हमें यहाँ से भगाना चाहते हो। जब सरकारी बचाव दल आएगा सबसे पहले तुम्हारी शिकायत मैं ही करूंगा। मैंने उसके पीछे तेज होती बर्फीली हवा की ओर देखा। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। तो पहले इतना जिंदा रहना कि बचाव दल के आने तक पहुंच सको। मेरी बात पूरी होते ही दूर से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। वांग हाई और उसके साथ खड़े तीनों लोग एक साथ ठिठक गए। निगरानी स्क्रीन पर धीरे धीरे कई डगमगाती आकृतियां दिखाई देने लगी। उनके शरीर पर बर्फ जमी हुई थी, आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली थीं। वांग हाई की आवाज तुरंत बदल गई, लूचेन जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था एक बार पहली सुरक्षा परत खोल दी तो उसके बाद अनगिनत मुसीबतें अंदर चली आएंगी। बाहरी बफर जोन अभी पूरी तरह संक्रमण मुक्त नहीं किया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति बर्फ में मौजूद रोगाणु लेकर अंदर आ गया तो पूरा भूमिगत किला नष्ट हो सकता था। मैंने आखिरी बार चेतावनी दी, पूर्व की ओर भागो, अभी भी समय है। इतना कहकर मैंने प्रसारण बंद कर दिया। बाहर वांग हाई पागलों की तरह दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दंगारोधी दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। अगले ही पल कई काली परछाइयां बर्फीले तूफान को चीरती हुई उसके पास पहुंच गईं। निगरानी स्क्रीन जोर से हिलने लगी। मैंने आगे नहीं देखा, इसलिए नहीं कि मेरा दिल पिघल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रलय पहले ही जवाब दे चुका था। सिर्फ इसलिए कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ। कोई अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने के लिए बाध्य नहीं हो जाता, और सिर्फ इसलिए कि तुम नैतिकता का सहारा लेकर किसी पर दबाव डालो। कोई अपनी जीवित रहने की उम्मीद तुम्हें सौंपने के लिए मजबूर नहीं हो जाता। दोपहर 12 बजे, बाहर का तापमान -86 डिग्री। बर्फ अब भी लगातार गिर रही थी। पूरा शहर मोटी बर्फ के नीचे दफन हो चुका था। सड़कों पर अब लगभग कोई जीवित इंसान दिखाई नहीं देता था। सिर्फ संक्रमित बर्फ पर धीरे धीरे चलते रहते। उनकी हरकतें पिछली रात से भी ज्यादा जकड़ी हुई थी, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता पहले से कहीं तेज हो चुकी थी। अचानक एक कार का अलार्म बज उठा। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि आसपास की 10 से ज्यादा काली आकृतियां उसी दिशा में दौड़ पड़ी। मैंने यह दृश्य देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। बिल्कुल मेरी यादों की तरह बर्फ के रोगाणु से संक्रमित ये राक्षस लगातार विकसित होते रहेंगे। पहले दिन वे सिर्फ तेज आवाजों की ओर आकर्षित होंगे। तीसरे दिन से वे हल्की सी आवाज और इंसानों की गर्मी को भी महसूस करने लगेंगे। 7वें दिन उनमें ऐसे परिवर्तित संक्रमित भी पैदा होंगे जो दीवारों पर चढ़ सकते होंगे और दरवाजों को तोड़ सकते होंगे। इसका मतलब था मेरे भूमिगत किले को 7 दिनों के भीतर पहली असली परीक्षा से गुजरना होगा, और वह परीक्षा बहुत जल्दी सामने आ गई। दोपहर 2 बजे निगरानी कैमरे में भूमिगत शॉपिंग मॉल के बाहर वाली सड़क पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। करीब 20 से ज्यादा लोग, उनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। कुछ लोग सामान घसीट रहे थे, कुछ अपनी पीठ पर बैग लादे हुए थे। शायद वे पास की सोसाइटी के भूमिगत पार्किंग से होते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। सबने डाउन जैकेट, रजाइयां, प्लास्टिक की बरसाती और यहाँ तक कि पर्दे भी अपने शरीर पर लपेट रखे थे। चेहरे मफलरों से ढके हुए थे। आंखों के सामने पारदर्शी प्लास्टिक की अस्थायी ढाल लगी हुई थी। फिर भी उनकी भौहों और पलकों पर मोटी बर्फ जम चुकी थी। कुछ लोगों के हाथों और गर्दन पर असामान्य काले धब्बे उभर आए थे। उनकी दरारों से खून रिस रहा था। सबसे आगे वांग हाई ही चल रहा था। वह अभी तक जिंदा था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुबह से भी ज्यादा पागलपन था। उसके साथ कुछ युवा पुरुष भी थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड, रिंच और अग्निशमन कुल्हाड़ियां थीं। स्पष्ट था वे मदद मांगने नहीं आए थे, वे दरवाजा तोड़वाने आए थे। मैंने बाहरी प्रसारण प्रणाली चालू की। रुक जाओ, मेरी आवाज बाहर लगे स्पीकर से गूंज उठी। भीड़ अचानक शांत हो गई। यहाँ से चले जाओ। भीड़ में से तुरंत कोई रोते हुए चिल्लाया, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हमें बस थोड़ा सा अंदर आकर गर्म होने दो। इतनी बड़ी जगह पर अकेले रहोगे? तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा? वांग हाई ने मौका देखकर ऊंची आवाज में कहा। सबने सुन लिया। इसके पास जगह भी है, सामान भी है, हीटिंग भी है, लेकिन फिर भी यह हमें अंदर नहीं आने दे रहा। ऐसे समय में भी निजी संपत्ति की बात कर रहा है। इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। मैं शांतिपूर्वक उसे देखता रहा। मानना पड़ेगा, वांग हाई लोगों को भड़काने में माहिर था। उसे पता था कि अकेले वह अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसने पूरी भीड़ को अपने साथ जोड़ लिया। अगर मैं दरवाजा न खोलूं तो सबकी नजरों में मैं ही खलनायक बन जाऊंगा। लेकिन यह तरीका अब मुझ पर काम नहीं करता था। मैंने कहा, पहली बात, यह भूमिगत शॉपिंग मॉल मेरा है। दूसरी बात, यहाँ अभी इतने लोगों को अलग अलग रखने की व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। तीसरी बात, तुम लोगों में कुछ के शरीर पर पहले ही काले धब्बे दिखाई दे चुके हैं। अगर तुम जबरदस्ती अंदर आए तो यहाँ मौजूद हर इंसान संक्रमित हो जाएगा। चौथी बात, दरवाजे पर जितना ज्यादा शोर करोगे, संक्रमित उतनी ही जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने फिर वही रास्ता बताया। पूर्व की ओर 300 मीटर सामुदायिक अस्पताल, उत्तर की ओर 500 मीटर भूमिगत पार्किंग। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो संक्रमितों के आने से पहले तुरंत निकल जाओ। यही
यही मेरी आखिरी चेतावनी है। लेकिन वांग हाई संतुष्ट नहीं हुआ। वह ठंडी हंसी हंसा। इसकी बातों में मत आना, यह सब हमें भगाने के लिए कह रहा है। इसके अंदर जरूर बहुत सारा सामान छिपा हुआ है। अगर हम सब मिलकर धक्का मारेंगे तो यह दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाएगा। कुछ युवा आदमी तुरंत आगे बढ़ाए। उन्होंने लोहे की रॉड और अग्निशमन कुल्हाड़ियों से बाहरी लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। ठाए ठाए ठाए। खाली सड़क पर लोहे की टकराहट की तेज आवाज दूर दूर तक फैल गई। मैंने आखिरी बार चेतावनी दी, मत तोड़ो, यह शोर संक्रमितों को यहाँ ले आएगा। लेकिन वांग हाई ने जैसे सुना ही नहीं, बल्कि और जोर से चिल्लाया, सब लोग मिलकर चिल्लाओ, इसे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ये हमारी मौत अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाएगा। भीड़ उसके बहकावे में आ गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नारे बर्फीले तूफान में दूर तक गूंजने लगे। मैंने फिर एक शब्द भी नहीं कहा, बस स्क्रीन बदल दी। मैंने निगरानी स्क्रीन बदलकर सड़क के दोनों ओर लगे कैमरों की तस्वीर देखी। जैसा मैंने सोचा था, दूर भटक रहे कुछ संक्रमित धीरे धीरे सिर उठाने लगे। फिर दूसरा, तीसरा, पांचवा। बर्फीले तूफान के बीच से और भी अधिक काली परछाइयां मुड़कर उसी दिशा में आने लगी। उन्होंने आवाज सुन ली थी। उधर वांग हाई अब भी चिल्ला रहा था, लू चेन, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो सबकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं कुर्सी से टिककर शांत भाव से उसे देखता रहा। नहीं, उन्हें यहाँ तक लाने वाला तुम हो। अगले ही पल पहली काली आकृति सड़क के मोड़ से दौड़ती हुई बाहर आई। भीड़ में किसी ने चीख मारी। पूरा दृश्य पल भर में अराजक हो गया। जो लोग अभी कुछ देर पहले नारे लगा रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने औजार फेंक दिए और भागने लगे। कोई गिर पड़ा, कोई एक दूसरे को धक्का देने लगा, कोई रोते चिल्लाते हुए बर्फीले तूफान में भाग गया। वांग हाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह मुड़कर भागना ही चाहता था कि एक आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वांग हाई, तुमने ही कहा था कि यहाँ अंदर जा सकते हैं, अब भागने की कोशिश मत करना। मुझे छोड़ो, तुम लोग खुद बेवकूफ हो, उसमें मेरा क्या कसूर है। उसके इतना कहते ही आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। लेकिन अब उनके पास बहस करने का समय नहीं बचा था। बर्फीला तूफान और अफरा तफरी जल्दी ही दरवाजे के बाहर का पूरा दृश्य निकल गई। मैं निगरानी कक्ष में बैठा रहा। न मैंने कोई हरकत की, न दरवाजा खोला, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था अगर इस समय मेरा दिल पिघल गया तो मरने वाला मैं ही होऊंगा। कुछ मिनट बाद बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। बर्फ अब भी लगातार गिर रही थी। जमीन पर लोहे की रॉडें, रजाइयां और जगह जगह खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। जो लोग बच गए थे वे चारों दिशाओं में भाग चुके थे। वांग हाई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं वह भाग निकला या बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए गायब हो गया। मैंने बाहरी प्रसारण बंद कर दिया। फिर प्रवेश द्वार की निगरानी स्क्रीन को बड़ा करके देखा। बाहरी सुरक्षा परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बहुत अच्छा, पहला हमला भूमिगत किले को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसी समय मेरा मोबाइल फिर से कंपन करने लगा। इस बार फोन लिंक यूएवी का नहीं था, बल्कि जो यान का संदेश था। लू चेन, मुझे पता है तुम कहाँ हो, भूमिगत शॉपिंग मॉल में, सही? इंतजार करना, हम लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच रहे हैं। लगता था भूमिगत शॉपिंग मॉल की खबर आसपास के लोगों तक पहुँच चुकी थी। ये बात वांग हाई ने फैलाई थी या लिंक यूएवी ने बताई थी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उनकी नजर भी मुझ पर पड़ चुकी थी। लेकिन इस बार दरवाजा मेरे हाथ में था, सामान मेरे हाथ में था और जिंदा रहने की उम्मीद भी मेरे हाथ में थी। मैंने धीरे धीरे टाइप करके सिर्फ एक वाक्य भेजा, आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। संदेश भेजने के बाद मैंने नक्शा खोला। जिन्हें होटल से भूमिगत शॉपिंग मॉल की सीधी दूरी 1 किलोमीटर से भी कम थी। बीच में एक छोड़ी हुई भूमिगत सुरंग भी थी। अगर पहले की बात होती तो कार से कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब उस 1 किलोमीटर के रास्ते में बर्फीला तूफान था, भीषण ठंड थी, संक्रमित थे और नियंत्रण खो चुकी भीड़ थी। उनके लिए जिंदा यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। दोपहर 3:30 बजे जिन्हें होटल की दिशा में लगे बाहरी कैमरे ने आखिरकार लोगों की धुंधली परछाइयां पकड़ ली। बर्फ बहुत तेज थी। मैं रास्ते का हर हिस्सा साफ नहीं देख पा रहा था। वे कभी किसी चौराहे के कैमरे में दिखाई देते तो कभी बर्फ में पूरी तरह गायब हो जाते। जो यान, लिंग यूएवी और उनके कुछ साझा दोस्त मुश्किल से भूमिगत शॉपिंग मॉल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने होटल के गोदाम से निकाली गई रजाइयां, मेजपोश और प्लास्टिक की बरसातियां अपने शरीर पर लपेट रखी थी। चेहरे पर चादरें और मफलर बंधे थे। हाथ पैरों पर प्लास्टिक रैप, टेप और कचरे के थैले लपेटकर अस्थायी सुरक्षा बनाई गई थी। फिर भी हर बार जब वे किसी नए कैमरे में दिखाई देते, उनकी संख्या थोड़ी और कम हो चुकी होती। कुछ लोग चल नहीं पा रहे थे और रास्ते के किनारे की दुकानों में रुक गए। कुछ भूमिगत पार्किंग में छिप गए और फिर कभी साथ नहीं आए। जब वे आखिरकार भूमिगत शॉपिंग मॉल के पास पहुंचे तो शुरू के 10 से अधिक लोगों में से सिर्फ 7 लोग बचे थे। जो यान ने लिंग यूएवी की बाह पकड़ रखी थी। लिंग यूएवी का चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। पहले उसे अपनी सूरत की सबसे ज्यादा चिंता रहती थी। बिना बेहतरीन मेकअप के वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। जूते पर जरा सी धूल लग जाए तो गुस्सा हो जाती थी। लेकिन अब उसका पूरा शरीर गंदगी और खून से सना हुआ था। बाल बिखरकर चेहरे से चिपक गए थे। वह किसी शरणार्थी जैसी दिखाई दे रही थी। मैं निगरानी कक्ष में बैठा चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे मन में जरा भी दया नहीं उठी। जल्द ही उनके पीछे कई डगमगाती काली आकृतियां दिखाई देने लगी। जो यान ने भी उन्हें देख लिया। उसका चेहरा बदल गया। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ी। जल्दी, भूमिगत शॉपिंग मॉल बस सामने है, अंदर पहुंच गए तो बच जाएंगे। लिंग यूएवी के होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। वह रोते हुए बोली, जो यान, मैं अब नहीं चल सकती।
करती। जो यान ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में साफ झुंझलाहट थी। ये नखरे करने का समय है क्या? लिंग युएवेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पहले जो यान उसके सामने हमेशा बहुत नरम और ध्यान रखने वाला बनता था। उसे पानी देता, उसका सामान उठाता और मेरे सामने हमेशा समझदार और भला इंसान बनने का अभिनय करता था। लेकिन अब प्रलय शुरू हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और उसका धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। लिंग युएवेई को आखिरकार समझ आने लगा कि जो यान कभी उसका सहारा था ही नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आधे घंटे बाद वे आखिरकार भूमिगत शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। जो यान ने सिर उठाकर कैमरे की ओर देखा और बाहरी लोहे के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। लू चेन, दरवाजा खोलो, हम पहुंच गए हैं। लिंग युएवेई ने भी सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू तुरंत बह निकले। लू चेन, मैं हूँ, मुझे पता है तुम अंदर हो, कृपया दरवाजा खोल दो। मुझे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बाहरी प्रसारण प्रणाली चालू की। हल्की विद्युत ध्वनि के बाद मेरी आवाज स्पीकर से बाहर गूंज उठी। गलती? कौन सी गलती? लिंग युएवेई को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वह जल्दी जल्दी बोली, मुझे तुम पर घर अपने नाम करवाने का दबाव नहीं डालना चाहिए था। मुझे वे बातें नहीं कहनी चाहिए थी जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे जो यान के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। लू चेन, बस मुझे अंदर आने दो, आगे से मैं हर बात तुम्हारी मानूंगी। जो यान का चेहरा तुरंत बदल गया। लेकिन लिंग युएवेई ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह सिर्फ कैमरे को घूरती रही। रोते रोते उसका बुरा हाल हो चुका था। अगर यह पिछले जन्म की बात होती तो उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत पहले पिघल चुका होता। लेकिन अब मुझे यह सब केवल विडंबना लग रहा था। मैंने आगे पूछा, लिंग युएवेई, अगर मैं अभी दरवाजा खोल दूं, क्या तुम यह वादा कर सकती हो कि तुम जो यान का साथ नहीं दोगी? क्या तुम यह वादा कर सकती हो कि तुम सब लोग मिलकर मुझ पर यहाँ का सामान सौंपने का दबाव नहीं डालोगे? क्या तुम यह वादा कर सकती हो कि अंदर आते ही इस जगह को अपना अधिकार नहीं समझोगी? लिंग युएवेई ने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी, क्योंकि वह खुद अच्छी तरह जानती थी अगर यह दरवाजा सचमुच खुल गया तो सबसे पहले उसके मन में मेरा एहसान नहीं आएगा। वह यही सोचेगी, कैसे जिंदा रहा जाए, कैसे जो यान को भी अंदर लाया जाए और कैसे इस जगह को अपना नया सहारा बना लिया जाए। जो यान का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वह ठंडी हंसी हंसकर बोला, लू चेन, हम लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। बाहर हर तरफ संक्रमित हैं और तुम अंदर बैठकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो यान, तुम्हें कभी जिंदा रहने का रास्ता नहीं चाहिए था। तुम्हें हमेशा सिर्फ इस जगह का सामान चाहिए था। जिस पल तुम्हें भूमिगत शॉपिंग मॉल का पता चला, उसी पल से तुमने मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा। तुम सिर्फ यही सोच रहे थे कि अंदर कैसे घुसा जाए और यहाँ का सामान कैसे अपने हाथ में लिया जाए। जो यान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अब कोई दिखावा नहीं किया। झुककर जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कैमरे पर दे मारा। धड़ाम! पत्थर कैमरे के बाहर लगे सुरक्षा कवच से टकराया। सुरक्षा कवच केवल हल्का सा कांपा, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। जो यान गुस्से से चिल्लाया, लू चेन, अंदर बैठकर नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज तुमने दरवाजा नहीं खोला तो जिस दिन मैं अंदर घुस गया उस दिन यहाँ का सामान सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। लिंग युएवेई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जो यान मुझे बचाने के लिए मनाने नहीं आया था, वह तो जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता था। उसे सिर्फ भूमिगत शॉपिंग मॉल का सामान चाहिए था और वह सिर्फ मुझे दरवाजा खुलवाने का एक मोहरा थी। वह घबराकर एक कदम पीछे हटी और जो यान को देखने लगी। यान, तुमने तो कहा था कि हम बस लू चेन से मदद मांगेंगे। जो यान अचानक उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे की सारी नरमी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अभी भी तुम्हें लगता है कि सिर्फ गिड़गिड़ाने से वह दरवाजा खोल देगा? लिंग युएवेई स्तब्ध रह गई। जो यान ठंडी हंसी हंसा। अगर तुमने यह न कहा होता कि लू चेन बहुत नरम दिल है और यह भी कि वह पहले तुम्हारी हर बात मानता था, तो क्या मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें यहाँ तक लाता? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरे रास्ते तुम्हारी रक्षा क्यों करता रहा? क्योंकि तुम उससे दरवाजा खुलवा सकती थी। दरवाजा खुलते ही अंदर का सामान ही हमारी असली जिंदगी बन जाता। लिंग युएवेई वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। वह हमेशा यही सोचती रही कि जो यान सचमुच उसकी परवाह करता है। कम से कम ऐसे समय में तो वह उसका साथ देगा। लेकिन आखिर में वह भी सिर्फ इस दरवाजे को खुलवाने का एक औजार निकली। मैं निगरानी कक्ष में बैठा धीरे से मेज पर उंगलियां थपथपाने लगा। कभी कभी सच सामने लाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ही एक दूसरे का असली चेहरा उजागर कर देते हैं। उसी समय दूर से धीमी गुर्राहट सुनाई दी। कई काली आकृतियां उनके शोर की वजह से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। झो यान का चेहरा बदल गया। वह फिर दरवाजा पीटने लगा। लू चेन, दरवाजा खोल। अगर अभी खोल देगा तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी देर बाद भी वह अब भी आदेश देने के लहजे में बात कर रहा था। लिंग युएवेई के पैर जवाब दे गए। वह बर्फ पर गिर पड़ी। उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। वह केवल कैमरे की ओर देखकर रो सकती थी। लू चेन, कृपया, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसे देखा। मेरे मन में न कोई संतोष था, न दया, सिर्फ एक शांत निष्कर्ष था। लिंग युएवेई, मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन हर बार तुमने किसी और को चुना। इस बार मैंने खुद को चुना है। वह पूरी तरह टूट गई। लू चेन, कृपया मुझे एक और मौका दे दो। मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। दूर की काली आकृतियां और तेजी से पास आ रही
रही थीं। आखिरकार जो यान घबरा गया। उसने पीछे देखा, फिर लिंग यूएवी की बाहों में दबे आपातकालीन बैग की ओर देखा। वह वही बैग था जो मैंने कुछ देर पहले बाहरी ड्रॉप बॉक्स से बाहर रखा था। उसमें कुछ कंप्रेस्ड बिस्कुट, 2 गर्म रखने वाले पैच और पास के अस्थायी शरण स्थलों का नक्शा था। लिंग यूएवी उसे ऐसे पकड़े हुई थी मानो वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अचानक जो यान उसकी ओर झपटा। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जो यान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने बैग छीनने की कोशिश की, फिर मुड़कर भागने लगा। उसी पल लिंग यूएवी को पूरी तरह समझ आ गया। आखिरी क्षण तक जो यान सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। वह लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भागी, उसके कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। जो यान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जो यान पीछे मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह क्रोध से भरा था। दूर हटो, दूर हटो। उसने जोर से उसे धक्का दिया। लिंग यूएवी फिर बर्फ में गिर पड़ी। उसकी बाहों में दबा आपातकालीन बैग भी जो यान ने झपट कर छीन लिया। लिंग यूएवी स्तब्ध रह गई। जो यान, ये तो लू चेन ने मुझे दिया था। लेकिन जो यान बिना रुके भागता रहा। बैग के भीतर कंप्रेस्ड बिस्कुट थे, गर्म रखने वाले पैच थे और अस्थायी शरण स्थल तक पहुंचने का नक्शा था। वह सब उनके यहाँ से निकलने के बाद जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जो यान ने एक बार भी पीछे मुड़कर लिंग यूएवी को नहीं देखा। लिंग यूएवी बर्फ पर पड़ी रही। वह जो यान को दूर भागते हुए देखती रही। उसी क्षण शायद उसे आखिरकार सब समझ आ गया। जो यान ने कभी उसे बचाने के बारे में सोचा ही नहीं था। उसे सिर्फ वही चीज चाहिए थी जो उसकी अपनी जान बचा सके, और वह सिर्फ इस दरवाजे को खुलवाने का एक साधन थी। वह प्रलय से नहीं हारी, वह संक्रमितों से भी नहीं हारी। वह हारी अपनी लालच और अपने विश्वासघात से। लिंग यूएवी ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। ठीक उसी समय उसकी नजर कैमरे पर पड़ी। उसने होंठ हिलाए मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बर्फीला तूफान इतना तेज था कि मैं कुछ भी सुन नहीं सका। निगरानी स्क्रीन कुछ पल के लिए झिलमिलाई, फिर कई काली आकृतियां बर्फ में से उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। मैंने आगे देखना बंद कर दिया, बस उस कैमरे की फीड बंद कर दी। कुछ मिनट बाद बाहरी माइक्रोफोन में सिर्फ हवा की आवाज बची थी। जो यान की ओर से फिर कोई संदेश नहीं आया। लिंग यूएवी की चैट भी फिर कभी नहीं जली। अगली सुबह मैंने फिर प्रवेश द्वार का कैमरा खोला। दंगारोधी दरवाजे के बाहर सिर्फ वही ठंड से बचाने वाला कोट पड़ा था जो कभी मैंने लिंग यूएवी को दिया था। उसका आधा हिस्सा बर्फ में दब चुका था। मैंने उसे काफी देर तक देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। उसी क्षण मेरे सीने पर पिछले पूरे जीवन से जमा नफरत आखिरकार समाप्त हो गई। अगली सुबह मैंने सड़क के मोड़ पर लगे बैकअप कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। जो यान बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाया था। आपातकालीन बैग छीनने के बाद वह नक्शे में बताए गए अस्थायी शरण स्थल की ओर जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि रास्ते में कोई उसका सामान छीन न ले। इसलिए उसने पूरे रास्ते बैग को कसकर पकड़े रखा। दूसरे बचे हुए लोगों से बचने के लिए उसने मेरे बताए सुरक्षित रास्ते की बजाय एक छोटी और नजदीकी गली चुन ली। पिछले जन्म में वही गली संक्रमितों से सबसे ज्यादा भरी रहती थी। निगरानी कैमरे में जैसे ही जो यान उस गली में घुसा, गली के भीतर कई काली आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ गईं। उसे भी शायद खतरे का एहसास हो गया। वह तुरंत रुक गया और पीछे भागना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बर्फीले तूफान और छोड़ी हुई गाड़ियों के पीछे से और भी ज्यादा संक्रमित बाहर आने लगे। जो यान आपातकालीन बैग को सीने से लगाए लगातार पीछे हटने लगा, लेकिन गली के मुंह पर भी कई डगमगाती आकृतियां आ चुकी थीं। उसके बच निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। निगरानी स्क्रीन पर वह बेतहाशा पास के रोलिंग शटर को पीटने लगा, फिर भूमिगत शॉपिंग मॉल की दिशा में मुड़कर कुछ चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। मैं कुछ सुन नहीं पाया। अगले ही पल कई काली आकृतियां एक साथ उसकी ओर झपट पड़ी। जो यान का शरीर पल भर में संक्रमितों की भीड़ में गुम हो गया। बर्फीले तूफान ने जल्दी ही गली के मुंह को ढक लिया और उसके आखिरी संघर्ष के निशान भी बर्फ में खो गए। उस दिन के बाद जो यान फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मैंने वह निगरानी स्क्रीन भी बंद कर दी। कमरा फिर से शांत हो गया। बाहर बर्फीला तूफान था, संक्रमितों की धीमी गुर्राहट थी और पूरी तरह बिखर चुकी दुनिया थी, लेकिन यहाँ हीटिंग स्थिर चल रही थी। रोशनी चमक रही थी। मैं रसोई में गया, अपने लिए गर्म सूप का एक कटोरा भरा, एक घूंट पिया। उबलता हुआ सूप गले से उतरकर पेट तक पहुंचा। उसी क्षण मुझे पहली बार सचमुच एहसास हुआ, इस जीवन में मैं बच गया हूँ। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने वांग हाई या जो यान की तरह खुलकर मुझे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। वांग हाई लापता हो गया। जो यान फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लिंग यूएवी भी उस भीषण बर्फीले प्रलय में हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन मैं जानता था इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि खतरा समाप्त हो चुका है, बल्कि प्रलय की असली क्रूरता तो अब शुरू होने वाली थी। जब संचार पूरी तरह बंद हो गया तो पूरा शहर एक लंबे मृत सन्नाटे में डूब गया। मोबाइल पर अब कोई संदेश नहीं आता था। ग्रुप चैट आखिरी मदद की गुहार वाले संदेश पर ही रुकी रह गई थी। सिग्नल की पट्टियां पूरी तरह गायब हो चुकी थी। शुरुआत के 2 दिनों तक मैं बीच बीच में मोबाइल खोलकर देख लिया करता था, लेकिन बाद में मैंने उसे दराज में बंद कर दिया। ये दुनिया अब ऐसी नहीं रही थी जहां सिर्फ एक मोबाइल से किसी से संपर्क किया जा सके। पहली बर्फबारी पूरे 15 दिनों तक लगातार चलती रही। उन 15 दिनों में बाहर का आसमान लगभग कभी उजला नहीं हुआ। दिन और रात का फर्क बस निगरानी कैमरों की तस्वीरों में दिखाई देने वाले हल्के से धूसर बदलाव तक ही सीमित रह गया था। बर्फ ने पूरी सड़क ढक दी। गाड़ियों की छतें दब गईं। इमारतों के निचले निकास पूरी तरह बंद हो गए और सड़क किनारे वे लोग भी बर्फ में दफन हो गए
गए जो समय रहते निकल नहीं पाए थे। सबसे ठंडे समय में बाहर का तापमान -80 डिग्री से भी नीचे चला गया। ऐसी ठंड में एक सामान्य इंसान ज्यादा देर बाहर जिंदा नहीं रह सकता था। 15 दिन बाद बर्फबारी आखिरकार कुछ कम होने लगी। तापमान भी धीरे धीरे बढ़कर -40 से 50 डिग्री के बीच पहुंच गया। आम लोगों के लिए यह अब भी जानलेवा ठंड थी, लेकिन कम से कम कुछ जीवित बचे लोगों को थोड़ी दूरी तक चलने का अवसर मिलने लगा। उन्हीं दिनों मैंने धीरे धीरे बर्फ में मौजूद उस अज्ञात रोगजनक के संक्रमण का नियम पूरी तरह समझ लिया। ये बर्फ ऐसी नहीं थी कि छूते ही इंसान तुरंत संक्रमित हो जाए। अगर कपड़ों के ऊपर से थोड़ी देर के लिए संपर्क हो तो अब भी बचने का मौका रहता था। असली खतरा तब था जब पिघली हुई बर्फ का दूषित पानी घाव, नाक या मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाए या लंबे समय तक त्वचा पर चिपका रहे। अगर त्वचा पर काले धब्बे दिखाई देने लगे तो समझ लो संक्रमण शुरू हो चुका है। पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार सबसे लंबी ऊष्मायन अवधि लगभग 72 घंटे थी। इसलिए मैंने अपने भूमिगत किले का पहला और सबसे सख्त नियम बनाया। कोई भी बाहरी व्यक्ति कम से कम 72 घंटे तक अलग थलग रखा जाएगा, 1 मिनट भी कम नहीं। कई बार मैंने देखा कि कुछ जीवित बचे लोग अपनी इमारतों से बाहर निकले। उन्होंने अपने शरीर को चादरों में लपेट रखा था। जूते प्लास्टिक की थैलियों से ढके हुए थे। हाथों में बस साधारण औजार थे। वे सामने वाले सुपरमार्केट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे कुछ ही दूर गए थे कि बर्फ के नीचे से काली परछाइयां धीरे धीरे हिलने लगी। वे संक्रमित आधे शरीर तक बर्फ में दबे रहते थे, सामान्य समय में बिल्कुल स्थिर, मानो जमे हुए हों। लेकिन जैसे ही उन्हें पैरों की कंपन, शरीर की गर्मी या जरा सी आवाज महसूस होती, वे तुरंत उस दिशा में झपट पड़ते। निगरानी कैमरों की तस्वीरें जल्दी ही बर्फीले तूफान से ढक जाती। मैंने आगे देखना बंद कर दिया। प्रलय में कुछ दृश्य जितने साफ दिखाई दें उतनी ही मुश्किल से नींद आती है। शुरुआत में संक्रमित केवल जिंदा इंसानों का पीछा करते थे। कुछ दिनों बाद वे आवाज, कंपन और गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए। 7वें दिन पहली बार उच्च स्तरीय संक्रमित दिखाई दिए। उनकी चलने फिरने की क्षमता स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी। एक संक्रमित गर्मी के स्रोत का पीछा करते करते शॉपिंग मॉल की बाहरी दीवार पर बने वेंटिलेशन आउटलेट तक पहुंच गया। इंफ्रारेड निगरानी प्रणाली ने तुरंत चेतावनी दे दी। उस समय मैं ऊर्जा कक्ष की जांच कर रहा था। जैसे ही तीखी चेतावनी की आवाज गूंजी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि पिछले जन्म में लोगों द्वारा मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आने की याद एक ही पल में फिर से ताजा हो गई। मैंने तुरंत वेंटिलेशन कैमरे की फीड खोली। स्क्रीन पर वह संक्रमित बाहरी दीवार के पास खड़ा था। वह धातु की सुरक्षा जाली के बिल्कुल करीब आया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से टक्कर मारी। धड़ाम! पूरी वेंटिलेशन पाइप हल्की सी कांप उठी। मैं अपनी जगह से नहीं हिला, बस स्क्रीन को घूरता रहा। धड़ाम! दूसरी टक्कर, धड़ाम! तीसरी टक्कर, लेकिन सुरक्षा जाली जरा भी नहीं मुड़ी। फिल्टर प्रणाली पूरी तरह सामान्य थी। रिवर्स एयर फ्लो सुरक्षा प्रणाली भी स्थिर चल रही थी। तब जाकर मैंने धीरे धीरे राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैंने पहले ही वेंटिलेशन सिस्टम में ध्वनि रोधक परत लगा दी थी। साथ ही हीट एक्सचेंज सिस्टम और नकली एग्जॉस्ट वेंट भी तैयार कर दिए थे। बाहर निकलने वाली हवा का तापमान बहुत कम था। उसकी आवाज भी लगभग पूरी तरह दब चुकी थी। वह संक्रमित सिर्फ कभी कभार बाहर निकलने वाली हल्की गर्मी से आकर्षित हुआ था। उसे असली प्रवेश द्वार नहीं मिला। पिछले जन्म में मेरे पास ऐसा एक भी दरवाजा नहीं था जो इंसानों को रोक सके, लेकिन इस जन्म में मैंने अपने लिए ऐसा किला बनाया था जो इस प्रलय को भी रोक सके। वह संक्रमित काफी देर तक बाहर घूमता रहा। आखिरकार शायद उसने अपना लक्ष्य खो दिया और धीरे धीरे कैमरे की सीमा से बाहर चला गया। उसके बाद के दिनों में और भी ज्यादा संक्रमित गर्मी और मशीनों से निकलने वाली कम आवृत्ति की आवाजों से आकर्षित होकर आने लगे। कुछ दरवाजे पर टक्कर मारते, कुछ बाहरी सुरक्षा जाल के पास खड़े रहते, कुछ प्रवेश द्वार के आसपास चक्कर लगाते। उनकी आवाज बहुत डरावनी थी, मानो कोई तेज धार वाली चीज दरवाजे के बाहर धीरे धीरे घसीट रहा हो। मैंने कभी निगरानी कैमरे बंद नहीं किए और न ही आवाज पूरी तरह म्यूट की, क्योंकि मुझे इसकी आदत डालनी ही थी। प्रलय सिर्फ इसलिए शांत नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं डरता हूँ। मैं हर दिन तय कार्यक्रम के अनुसार जीता था। सुबह 7 बजे उठता, बिजली की जांच करता, ईंधन की जांच करता, जल पुनर्चक्रण प्रणाली देखता, हवा की फिल्टर प्रणाली जांचता, बाहर का तापमान दर्ज करता, संक्रमितों की गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाता, फिर खाना खाता, व्यायाम करता, भंडारण क्षेत्र व्यवस्थित करता और भूमिगत तीनों मंजिलों का निरीक्षण करता। शुरुआती कुछ दिनों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। आधी रात को जरा सी भी आवाज सुनाई देती तो मैं तुरंत जाग जाता। काफी देर तक निगरानी स्क्रीन देखता रहता। कई बार मुझे सपना आता कि मैं फिर उसी पिछले जन्म में लौट गया हूँ। सपने में लिंग यूएवे फिर दरवाजा खोल देती। झो यान लोगों को लेकर फिर अंदर घुस आता। नींद खुलने के बाद मैं लंबे समय तक अंधेरे में बैठा रहता, जब तक यह पूरी तरह सुनिश्चित न कर लूं कि तीनों दंगारोधी दरवाजे बंद हैं, ऊर्जा प्रणाली सामान्य चल रही है। तब जाकर फिर लेटता। सुरक्षा का एहसास सिर्फ सामान जमा कर लेने से पैदा नहीं होता, उसे बनने में समय लगता है। हर दिन खुद को यकीन
दिलाना पड़ता है कि दरवाजे अब भी मजबूत हैं, खाना अब भी सुरक्षित है और अब कोई मुझे फिर कभी बाहर नहीं धकेल पाएगा। 10वें दिन मैंने तीसरी भूमिगत मंजिल पर पहली बार सब्जियां बोई। सलाद पत्ता, हरा प्याज, आलू और टमाटर के कुछ पौधे। जब मैंने बीजों को ग्रो ट्रे में दबाया तो मेरा हाथ काफी देर तक वहीं रुका रहा। पिछले जन्म में प्रलय के 6 महीनों के दौरान मैंने लगभग कभी असली हरियाली नहीं देखी थी। खाने लायक सारी पत्तियां बहुत पहले ही लूट ली गई थीं। यहाँ तक कि रिहायशी इलाके के फूलों की क्यारियों की घास भी लोग उखाड़ कर उबाल कर खा चुके थे। उस समय एक ताजी हरी पत्ती सोने से भी ज्यादा कीमती थी। इसलिए जब पहली नन्ही हरी कोम्पल मिट्टी से बाहर निकली तो मैं ग्रो लाइट के नीचे उसे बहुत देर तक देखता रहा। वह बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि एक उंगली से भी आसानी से दबाई जा सकती थी, दिया जा सकता था। लेकिन इस दुनिया में जहाँ एक कप गर्म पानी भी किसी की जान बचा सकता था, यह छोटी सी हरियाली मेरे लिए पूरे गोदाम भर डिब्बा बंद भोजन से भी ज्यादा सुकून देने वाली थी। डिब्बा बंद खाना एक दिन खत्म हो जाएगा, ईंधन भी एक दिन जलकर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक बीज अंकुरित होते रहेंगे यह जगह सिर्फ एक शरण स्थल नहीं रहेगी। यह वह स्थान होगा जहाँ मैं सचमुच जी सकता हूँ। 1.5 महीने बाद बाहर बचे हुए लोगों की संख्या कम होने लगी। शुरुआत में अब भी कुछ लोग घायल टांग घसीटते हुए यहाँ तक पहुँच जाते थे। कुछ लोग दरवाजे पर गिरकर रोते चिल्लाते थे। कुछ निगरानी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर बस एक घूंट गर्म पानी मांगते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसी आवाजें कम होती गईं। ऐसा नहीं था कि वे मदद नहीं मांगना चाहते थे, बल्कि जो लोग यहाँ तक पहुँच सकते थे उनकी संख्या ही लगातार घटती जा रही थी। एक रात बाहरी निगरानी कैमरे ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। उनकी पीठ पर एक पुराना दवाइयों का बक्सा था। वे फिसलते संभलते भूमिगत शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार तक पहुँचे। उन्होंने न दरवाजा पीटा, न मुझे गालियां दी, न अंदर आने की भीख मांगी। बस दरवाजे के सहारे बैठ गए। फिर अपनी छाती से खून के धब्बों वाला एक गते का टुकड़ा निकाला। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैं डॉक्टर हूँ, संक्रमित नहीं हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, बस एक कप गर्म पानी चाहिए। मैं बहुत देर तक कैमरे की स्क्रीन देखता रहा। मैं उस चेहरे को पहचानता था। पिछले जन्म में जब मैं लिंग यूएवाई के लिए बुखार की दवा ढूंढ रहा था, तब एक छोड़े हुए क्लिनिक में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय क्लिनिक पूरी तरह लूटा जा चुका था। मैं लगभग निराश हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने दवाई के बक्से की छिपी हुई तह से बुखार की आखिरी 2 गोलियां निकालकर मुझे दे दी थी। ठंड से उनके हाथ कांप रहे थे। गोलियां कागज में लिपटी हुई थी, कागज के किनारे भी घिस चुके थे। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया था। आखिरकार उन्हीं 2 गोलियों ने लिंग यूएवाई की जान बचाई थी, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि वे गोलियां एक ऐसे बूढ़े डॉक्टर ने दी थी जो खुद अपनी जिंदगी से बचाकर उन्हें संभाले हुए था। मैंने बाहरी प्रसारण प्रणाली चालू की और पूछा, क्या बर्फ का दूषित पानी सीधे तुम्हारे शरीर को छुआ है? बुजुर्ग ने सिर उठाया। उनकी आवाज इतनी बैठ चुकी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। नहीं, सीधे संपर्क में नहीं आया। बांह पर चोट है, लेकिन कोई काला धब्बा नहीं है। मैंने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। पहले मैंने बाहरी बफर जोन सक्रिय किया। पहला दरवाजा सिर्फ इतना खोला कि एक व्यक्ति अंदर जा सके। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पहला दरवाजा तुरंत बंद हो गया। उसके बाद बर्फ हटाने वाली एयर ब्लोअर प्रणाली चली। कीटाणुनाशक स्प्रे किया गया। उनके बाहरी कपड़ों को सील बंद करके अलग रखा गया। उन्हें एक बार इस्तेमाल होने वाला आइसोलेशन सूट और नया गर्म कपड़ा दिया गया। शरीर का तापमान जांचा गया। घाव की जांच की गई। वे पूरे 72 घंटे तक बाहरी बफर जोन में अलग थलग रहे। इन 72 घंटों के दौरान मैंने सिर्फ सामान पहुंचाने वाले स्लॉट से उन्हें पानी, कंप्रेस्ड बिस्कुट और बुनियादी दवाइयां दी। तीसरी रात यह सुनिश्चित होने के बाद कि उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है, न तेज बुखार, न आक्रामक व्यवहार, तभी मैंने उन्हें पहली भूमिगत मंजिल के आइसोलेशन कक्ष में आने की अनुमति दी। मुझे देखते ही उन्होंने सबसे पहले यह नहीं पूछा कि क्या वे यहाँ रह सकते हैं, बल्कि उन्होंने मेडिकल रूम की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, यहाँ क्या अभी भी इस्तेमाल करने लायक दवाइयाँ बची हैं? मैंने उनकी ओर देखा। वे हल्का सा मुस्कुराए। गलत मत समझना, मैं डॉक्टर हूँ। दवा देखते ही सबसे पहले मरीजों का ख्याल आता है। मैं उनके झुके हुए शरीर को बहुत देर तक देखता रहा। प्रलय बहुत से लोगों को राक्षस बना देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं भूलते कि वे पहले कौन थे। उस दिन के बाद मैंने हर आने वाले व्यक्ति को दरवाजे से लौटाना बंद कर दिया, लेकिन हर बार दरवाजा खोलने के अपने नियम थे। बाद में मैंने एक भाई बहन की भी जान बचाई। जब वह लड़का संक्रमितों से भागते हुए मॉल के पास पहुंचा, तब वह खुद लगभग गिरने वाला था। फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को पूरी ताकत से सीने से लगाए रखा। दरवाजा खटखटाते समय उसने सिर्फ एक बात कही, भाई बहन को बचा लीजिए, मैं अंदर नहीं भी आऊं तो चलेगा। मैंने दोनों को बफर जोन में आने दिया। 72 घंटे के अलगाव के बाद दोनों सुरक्षित बच गए। जब वह लड़का होश में आया तो मेरे सामने घुटने टेकना चाहता था। मैंने उसे रोक दिया। तीसरा व्यक्ति वह मजदूर था जिसने निर्माण के समय मुझे सुरक्षा संबंधी कई बातें पहले ही बता दी थी। जब वह यहाँ पहुंचा तो उसकी एक टांग लगभग सुन्न हो चुकी थी। वह प्रसारण प्रणाली के माध्यम से बोला, बॉस, मैं कोई परेशानी नहीं करूंगा, मेरे पास सिर्फ यही मरम्मत के औजार हैं। अगर आप मुझे रख लें तो मैं पाइपलाइन और बिजली की लाइनें ठीक कर दूंगा। अगर नहीं रखना चाहते तो बस कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां हवा से बच सकूं। मैं बहुत देर तक चुप रहा। आखिरकार मैंने उसे भी बफर जोन में आने दिया। बुजुर्ग डॉक्टर ने पूरे 3 दिन इलाज करके उसकी टांग बचाई। घाव साफ करने के बाद वह आधे महीने तक आइसोलेशन कक्ष में पड़ा रहा। तब जाकर
कर वह दोबारा चलने के लायक हुआ। उस दिन के बाद भूमिगत किले में सिर्फ मैं अकेला नहीं रहा, लेकिन उसी दिन से नियम भी आधिकारिक रूप से लागू हो गए। पहला नियम, रहने वाले क्षेत्र में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति को 72 घंटे का अलगाव अनिवार्य होगा। दूसरा नियम, सारा सामान सामूहिक रूप से दर्ज किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर सामान नहीं रखेगा। तीसरा नियम, मुख्य नियंत्रण कक्ष और ऊर्जा कक्ष के पास बिना अनुमति कोई नहीं जाएगा। चौथा नियम, कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं भड़काएगा, नियम नहीं तोड़ेगा और अपनी मर्जी से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जो भी ऐसा करेगा उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। पांचवा नियम, यह किला लोगों की जान बचाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने के लिए सभी लोगों की जान जोखिम में नहीं डालेगा। मैंने ये सारे नियम पहली भूमिगत मंजिल के प्रवेश द्वार पर सबसे दिखाई देने वाली जगह लिख दिए। बुजुर्ग डॉक्टर ने पढ़कर सिर्फ इतना कहा, नियम जितने सख्त हों उतना अच्छा है। अराजक समय में नियमों की कमी ही लोगों की जान लेती है। 2 महीने बाद पूरा शहर अपनी पुरानी शक्ल खो चुका था। ऊंची इमारतें बर्फ से ढक चुकी थी, सड़कें पूरी तरह दब चुकी थी, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, स्कूल सब संक्रमितों के घूमने की जगह बन चुके थे। लेकिन भूमिगत किला धीरे धीरे स्थिर होने लगा। बुजुर्ग डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर व्यवस्थित किया, उन्होंने दवाइयों, मरहम और चिकित्सा उपकरणों को फिर से वर्गीकृत किया। वह लड़का बाहरी निगरानी की जिम्मेदारी संभालने लगा, उसकी बहन खेती वाले हिस्से में मदद करती थी और वह मजदूर मेरे साथ मिलकर धीरे धीरे जल निकासी, संरचना और बैकअप बिजली की लाइनें जांचता था। यह भूमिगत शॉपिंग मॉल अब सिर्फ मेरा अकेला शरण स्थल नहीं रहा था, यह धीरे धीरे एक ऐसी जगह बनता जा रहा था जहां लंबे समय तक जिया जा सकता था। बाद में कभी कभी कुछ और जीवित बचे लोग भी यहाँ से गुजरते, कोई मदद मांगता, कोई गालियां देता, कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता और कोई दरवाजे के बाहर रोते हुए कहता कि उसने पहले दूसरों से उम्मीदें छीनी थी, अब जाकर उसे समझ आया है कि उम्मीद छिन जाने का दर्द क्या होता है। 6 महीने बाद लगातार चलने वाला भीषण हिम तूफान आखिरकार कम होने लगा। आसमान अब भी धूसर था, सूरज धुंधले तांबे के सिक्के की तरह घने बादलों के पीछे टंगा हुआ दिखाई देता था। संक्रमित पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन जो लोग बच गए थे उन्होंने धीरे धीरे फिर से व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। शहर के बाहरी हिस्सों में एक एक करके कई जीवित बचे लोगों की बस्तियां बनने लगी। उन्होंने छोड़े हुए शॉपिंग मॉलों को दीवार बनाया, भूमिगत पार्किंग में ठंड से बचने लगे। कुछ लोगों ने फिर से आग जलानी शुरू की, सड़कें साफ की और उपयोगी सामान ढूंढना शुरू किया। मैं किसी भी बस्ती में शामिल नहीं हुआ और न ही मैंने भूमिगत शॉपिंग मॉल सबके लिए खोल दिया। यह किला मैंने अपनी एक पूरी जिंदगी की कीमत देकर बनाया था। मैं किसी निर्दोष इंसान को थोड़ा भोजन दे सकता हूँ, किसी टूट चुके बच्चे को पानी की एक बोतल दे सकता हूँ और उन लोगों को भी जो सचमुच नियमों का सम्मान करते हैं। जो लोग नियमों का पालन करते थे उन्हें मैं बाहरी बफर जोन में एक कटोरी गर्म सूप और बर्फीले तूफान से बचने की जगह दे सकता था। लेकिन दरवाजे के पीछे का रहने वाला क्षेत्र, ऊर्जा कक्ष और भंडारण क्षेत्र मैं कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए आसानी से नहीं खोलता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि प्रलय के समय दयालुता हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए। उस 1 साल में मैंने बहुत से लोगों को दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठकर रोते देखा और उतने ही लोगों को आधे पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के लिए एक दूसरे का दुश्मन बनते भी देखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो थोड़े से भोजन के लिए अपने सबसे करीबी लोगों को छोड़कर अकेले भाग गए और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो खुद भूखे रहे लेकिन आखिरी निवाला भी अपने परिवार के लिए बचा कर रखा। प्रलय इंसान के लालच को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन कुछ लोगों के भीतर बची हुई थोड़ी सी इंसानियत को भी सबसे स्पष्ट रूप से सामने ले आता है। 1 साल बाद मैं भूमिगत शॉपिंग मॉल के मुख्य नियंत्रण कक्ष में खड़ा था। मेरे सामने पूरी दीवार जितनी बड़ी निगरानी स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन पर पूरा शहर अब भी बर्फ से ढका हुआ था। छोड़ी हुई ऊंची इमारतें बर्फीले तूफान में चुपचाप खड़ी थीं। कभी कभी कोई संक्रमित सड़क के मोड़ से धीरे धीरे गुजर जाता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पीछे स्थिर रूप से चलता हुआ जनरेटर था। गर्म रोशनी से भरा रहने का क्षेत्र था, हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ खेती कक्ष था। पिछले जन्म में मुझे दरवाजे के बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया था। इस जन्म में मैं दरवाजे के अंदर खड़ा था। 3 परतों वाले दंगारोधी दरवाजे एक एक करके मेरे पीछे मजबूती से बंद थे। सामान मेरे अपने हाथ में था और मेरी जिंदगी भी अब मेरे